नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में और अभी तक हमारे जो है काफ़ी वीडियोस जो है अपलोड हो चुके हैं और अभी तक जो है काफ़ी जो है हमारा सिलेबस भी कवर हो चुका है। हम आ चुके हैं लगभग पॉलिटी के एंड पर और ये जो है लास्ट के टॉपिक दोस्तों, ये काफ़ी जो है कम टीचर ही जो है ऑनलाइन जो एजुकेशन में जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, इसलिए हम जो है इसको पूरे तरीके से जो है जितना भी सिलेबस है उसको हम कवर जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम जो है केंद्र और राज्यों की जो व्यवस्था है उनसे संबंधित जो अनुच्छेदों में और संविधान में जो वर्णित है वो हम देख चुके हैं कि किस प्रकार से केंद्र जो है कार्य करता है, उनकी सरकार जो है किस प्रकार चलती है सब कुछ, और राज्यों में भी जो क्या व्यवस्था है, यानी कि भाग 6 के बारे में हम पूर्ण रूप से डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों भाग 7 की बात करें तो भाग 7 में कुछ भी नहीं है, उसमें जो अनुच्छेद है वो निश्चित है, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम आते हैं भाग 8 के बारे में। ये भाग 8 है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से संबंधित। हमने दोस्तों भाग फर्स्ट में पढ़ा था कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब जो संघ होगा यानी कि भारत, उसमें जो है सभी भारत जो है सभी राज्यों के संघ से मिलकर जो है बनेगा, ठीक है। तो जितने भी राज्य हैं दोस्तों उससे मिलकर एक संघ बनेगा, ये बात हमने पढ़ी है आर्टिकल फर्स्ट में। इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ हुआ, ये आप देख चुके हैं। और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने वहां पे भी डिस्कस किया था कि जितनी भी जो है राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज उससे मिलकर जो है एक संघ का निर्माण होता है, उसे हम भारत बोलेंगे। और अब हम जब संघ देख चुके हैं और राज्य में देख चुके हैं तो अब बचता है दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भारतीय संविधान में किस प्रकार से व्यवस्था को जो है अपनाने की जो है बात कही गई है और क्या अनुच्छेदों में इसके बारे में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि अभी वर्तमान में जो है भारत में कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश है, कितने जो है यूनियन टेरिटरीज है। आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के जो है जब उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाएगा तो जो उनकी संख्या भी चेंज हो चुकी है। तो आप मुझे जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं इस वीडियो के अंत में वहां पर जो है इसका जो आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए दोस्तों पीएससी अड्डा के साथ। और आज के लिए मोटिवेशनल थॉट है दोस्तों आपके लिए, प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना ही सफलता का रहस्य है। दोस्तों ये बहुत ही छोटी लाइनें हैं परंतु इसमें कहना क्या चाहते हैं मैंने यहाँ आज इसलिए मेंशन की हैं दोस्तों। ये लाइनें हमें भेजी हैं दोस्तों रविराज सिंह ने, और ये लाइनों में सिर्फ इतना सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों अभी वर्तमान की जो कंडीशन है कोरोना वायरस के भारत में आने पर जो व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हैं और जिसकी वजह से लॉकडाउन जो है लगा हुआ है, तो काफ़ी विद्यार्थी जो हैं इस लॉकडाउन की वजह से हताशा निराशा में जो है जा चुके हैं। तो उनके माइंड में सिर्फ एक ही है अभी कि लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और जो है एग्ज़ाम भी नहीं हो रही है, कोई वैकेंसी भी नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने ये यहाँ पर थॉट मेंशन किया है कि प्रत्येक अवसर के लिए तैयार रहना। तो ये दोस्तों अवसर ही तो है एक तरीके से जो देखा जाए, तो आपको जो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए जो है अवसर मिला है लॉकडाउन के कारण, अपनी तैयारी को और बूस्टअप करने के लिए जो अवसर मिला है, तो अगर इस अवसर को आप खो देंगे इस चक्कर में, इस हताशा के दौर में कि वैकेंसी तो है नहीं फिर तैयारी क्यों करें, तो इस आप समझेंगे दोस्तों कि ये जो मौका आपको मिला है अगर इसको आपने ऐसे ही वेस्ट कर दिया तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो आपको मौका मिलता है उसमें जो है आप तैयार रहिए दोस्तों, और अगर ऐसा आप करते हैं तो सफलता का जो रहस्य है उसमें आप जो है सम्मिलित हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसको काफ़ी स्टूडेंट्स ने तो पॉजिटिव रूप में लिया है और काफ़ी स्टूडेंट जो है इसकी वजह से नेगेटिव हो चुके हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसी बेहतरीन थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले संघ राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर संघ राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, किस प्रकार से जो है इसमें जो है व्यवस्था है। तो संविधान में अनुच्छेद 239 239 से आर्टिकल 241 तक संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको आर्टिकल पता होना चाहिए। भाग 8 के तहत अनुच्छेद 239 से 241 तक जो है पूरा जो है संघ राज्य क्षेत्र संबंधित जो है अनुच्छेदों के बारे में जो है दिया गया है और उसमें संघ राज्य क्षेत्र का जो है उल्लेख किया गया है। ये अनुच्छेद और भाग आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद है केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है वह क्षेत्र है
जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार होती है दोस्तों डायरेक्ट उनके ही नियंत्रण में होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ये किसी भी राज्यों के नियंत्रण में नहीं होते हैं। ये चीज़ आप वैसे ही भी जानते होंगे और पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप समझिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के जो है नियंत्रण में होते हैं। इस प्रकार ये जो प्रदेश है वो संघीय जो प्रणाली से भिन्न है। इसे समझिए दोस्तों, संघीय प्रणाली से भिन्न। अब संघीय प्रणाली मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ कि जो संघीय प्रणाली होती है उसमें क्या होता है, केंद्र जो मिलता है, जो संघ होता है वो अनेक राज्यों से मिलकर बना होता है और केंद्र से जो शक्तियाँ होती हैं वो राज्यों को मिलती हैं। और इस प्रकार से जो है आप देखेंगे तो जो संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से एडॉप्ट की है उस प्रकार से केंद्र अपने कानून निर्मित करता है और राज्य भी अपने करता है और कुछ में जो है दोनों सम्मिलित रूप से कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से पूरी जो संघीय प्रणाली जो है चलती है और पूरा जो प्रशासन जो है संचालित होता है। तो इस प्रकार जो है आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी है वो संघीय प्रणाली से भिन्न है। ठीक है, इस प्रकार जो भारत सरकार का इनसे जो है संबंध एकाकी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं दोस्तों उनका डायरेक्टली जो है कनेक्शन होता है भारत सरकार का, चूंकि केंद्र सरकार का उस पर नियंत्रण होता है इसलिए वो उनका जो संबंध है वो एक रूप में होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब आता है दोस्तों अनुच्छेद 239। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा राज्य क्षेत्रों में प्रशासक नियुक्त कर संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाता है। ये इस अनुच्छेद में बोला गया है दोस्तों कि जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उनका जो प्रशासन हेतु जो है क्या किया जाएगा कि राष्ट्रपति जो है राज्य क्षेत्रों में प्रशासक को नियुक्त करेंगे और वो प्रशासक को नियुक्त कर जो है संसद के द्वारा जो बनाए गए कानून हैं, विधियां हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है उसको प्रशासन को संचालित करेंगे यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, यहाँ पर आप समझिए कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, एज अपना जो है एक व्यक्ति नियुक्त करता है जिससे प्रशासक बोला जाता है उन यूनियन टेरिटरीज में, और जो प्रशासक है वो क्या करता है, जो संसद द्वारा जो बनाई गई विधि है यानी कि कानून जो संसद बनाएगी उसके अकॉर्डिंग प्रशासक जो है वहां का प्रशासन संभालता है। ये इस अनुच्छेद में बोला गया है। अब है राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। कैसे दोस्तों, कि जैसे कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, अगर उसके पास में कोई जो है निकट में कोई राज्य पड़ता है तो उसका जो राज्यपाल होता है उसको जो है राष्ट्रपति वहां का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखेंगे जो चंडीगढ़ का राज्यपाल होता है, यानी कि हरियाणा और पंजाब दोनों के जो है देखेंगे तो दोस्तों वहां पर जो चंडीगढ़ का राज्यपाल होगा वही क्या होता है दोस्तों, चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे दोस्तों कि हर बार जब भी चंडीगढ़ का जो राज्यपाल बनते हैं वही जो है क्या होते हैं, प्रशासक भी उनको ही नियुक्त कर दिया जाता है। ये इस बात से आप समझ सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 239 क। तो इस अनुच्छेद में बोला गया है कि संसद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए जो है संसद क्या कर सकती हैं, विधानमंडल और मंत्री परिषद या दोनों का गठन कर सकती हैं। यानी कि अगर संसद चाहती हैं तो इस आर्टिकल के तहत कोई यूनियन टेरिटरी है, संघ केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां पर जो है एक विधानमंडल की स्थापना कर सकती है संसद, और चाहे तो मंत्री परिषद की कर सकती हैं और चाहे तो वो दोनों ही की स्थापना वहां पर गठन जो है कर सकती हैं। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 पारित कर कुछ संघ राज्य क्षेत्रों हेतु विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का गठन किया है। तो दोस्तों जो आर्टिकल 239 का जो है इस शक्ति के तहत संसद ने एक अधिनियम बनाया, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1963 में ये पारित हो गया। तो दोस्तों संसद को ये शक्ति मिल गई, तो वहां पर क्या हुआ कि अब जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके लिए जो है विधानमंडल मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि इसी आर्टिकल के तहत 239 क के तहत जो है दोस्तों जो पुदुचेरी है उसकी विधानसभा का गठन जो है संसद ने किया था इस एक्ट को पारित करने के बाद। तो आप देखेंगे दोस्तों कि अभी जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं मैं आपको बताऊंगा, तो उन यूनियन टेरिटरी में जो है अभी सिर्फ 2 ही जगह जो है विधानसभा है, जैसे कि पुदुचेरी है एक तो, और एक जो है दिल्ली है। अब पुदुचेरी की कंडीशन आप देखेंगे तो जो इस आर्टिकल के तहत जो संसद ने विधानमंडल का गठन किया है वहां की विधानसभा का, तो इस आर्टिकल के तहत जो है पुदुचेरी की विधानसभा का गठन किया गया था। यही यहाँ पर आप नोट कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि अनुच्छेद 239 क। ये आर्टिकल दोस्तों दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में कहता है।
अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि ये अनुच्छेद और ऊपर वाला अनुच्छेद जो आपने देखा है उसमें क्या डिफरेंस है। तो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाएगा। तो अब दोस्तों आप देखेंगे कि दिल्ली जो है राजधानी तो काफ़ी समय से थी, परंतु ये जो अधिनियम संशोधित कर दिया गया 69वां संविधान संशोधन 1991 में, तो इसके बाद क्या कर दिया गया, तो दिल्ली था यूनियन टेरिटरी, उसको जो है अब क्या कहा जाने लगेगा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो आप जब भी आप देखेंगे दोस्तों की करंट की न्यूज़ होती है तो वहाँ पर जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो जैसे कि यूपी के कुछ इलाके और हरियाणा के कुछ इलाके जैसे कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा जो है, फिर इसके बाद गुड़गांव, तो ये आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरियाज है दोस्तों वो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है एनसीआर उसमें जो है आते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसको जो है एक नाम दे दिया गया दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इस एक्ट के तहत। और इसी में जो है एक और है कि इसके लिए एक विधानसभा होगी, इसका जो है प्रावधान इस एक्ट में कर दिया गया है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर समझेंगे कि दो जो यूनियन टेरिटरी है पुदुचेरी, उसमें जो विधानसभा का प्रावधान है दोस्तों वो किया गया है अनुच्छेद 239 क के तहत, और दिल्ली में जो विधानसभा का गठन किया गया है वो किया गया है दोस्तों 239 क के तहत। तो इस डिफरेंस को आप समझिए कि इस अनुच्छेद के तहत जो है पुदुचेरी का जो है विधानसभा की गठन किया गया था, और 239 क के तहत जो है दिल्ली की विधानसभा का गठन किया गया था, परंतु कौन से एक्ट के तहत, तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों दिल्ली के बारे में संबंधित कुछ तथ्य हैं कि दिल्ली सरकार को राज्य सूची के विषय दोस्तों होते हैं, वो स्पेशली जो है अनुसूचिया 7वीं हमने उसमें देखा है। तो वहाँ पर जो राज्य सूची के विषय जो उसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो वहाँ पर जो है लोक व्यवस्था और पुलिस और भूमि को छोड़कर अन्य जो है पर कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। ठीक है, और स्पेशल रूप से वहाँ पर विधानसभा भी है और मुख्यमंत्री भी जो है चुने जाते हैं। तो अब दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो वो अर्ध राज्य के रूप में हमें दिखता है, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री भी है, फिर वहाँ पर उपराज्यपाल भी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो वहाँ पर जो दोस्तों व्यवस्था है उस प्रकार से, चूंकि वहाँ जो भारत की राजधानी है दिल्ली, तो वहाँ पर जो है अपने दिल्ली को केंद्र सरकार के नियंत्रण में रखने के लिए ये प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान में किए गए हैं इस के तहत कि राज्य सूची के जो विषय हैं, यानी कि ये 3 विषय हैं, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। तो जमीन जो है और पुलिस है वहाँ की दिल्ली की, इनको छोड़कर इन तीनों के अलावा जो है वो किसी भी विषय पर जो है कानून बनाने की शक्ति रखती है कौन, दिल्ली सरकार। परंतु यहाँ पर आप समझिए दोस्तों कि ऐसा क्यों किया गया है। अब अगर हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि पूरे जो है भारत का जितनी भी संचालित जो व्यवस्था होती हैं वो दिल्ली से ही होती हैं। अब अगर केंद्र सरकार दिल्ली में अपने कार्य करती हैं, तो वहाँ पर जो दिल्ली सरकार है अगर वो किसी प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली पुलिस है, तो उनको जो है ऑर्डर दे सकती है कि अब जो है भारत की जो सरकार है वो जो है दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगी, तो वहाँ पर दोस्तों एक तनातनी जो है खींच जाएगी और समस्याएं जो है क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए जो भूमि है, भूमि से संबंधित, तो वहाँ पर जो है अगर वो केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, मान लीजिए कि जैसे कि वहाँ पर जो भूमि होती हैं तो उन पर अगर जो है कोई कार्य चल रहा है या फिर वहाँ पर जो है कोई भवन निर्मित है, तो वहाँ पर जो है उनसे ही जो है कर वसूलने लग जाती है। तो भूमि संबंधी अगर कुछ विवाद हो जाते हैं तो वहाँ पर इन समस्याओं से बचने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि इन 3 विषयों को छोड़कर जो बाकी जो विषय हैं उन पर जो है दिल्ली सरकार राज्य सूची से संबंधित जो विषय हैं उन पर जो है कानून बना सकती है। सिर्फ इन 3 विषयों को छोड़ दिया गया है, लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट की मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं दिल्ली में। तो आप यहाँ पर भी डिफरेंस समझिए दोस्तों कि जितने भी अन्य राज्य हैं आप देखेंगे, चाहे एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, फिर इसके बाद राजस्थान, तो जितने भी अन्य राज्य हैं दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल को पावर दी गई है। परंतु जब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश भी हैं और फिर वहाँ पर जो है उनका नियंत्रण भी है। तो उसके लिए जो है वहाँ पर नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की, तो वो करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये पावर दी गई है राष्ट्रपति को।
इसके बाद है दोस्तों कि संवैधानिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति अपना शासन लागू कर सकते हैं दिल्ली में, परंतु ऐसा तभी कर सकते हैं जब उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा भेजी रिपोर्ट के आधार पर होता है। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर समझिए कि जहाँ पर विधानसभा है, जैसे कि पुदुचेरी की विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा, तो वहाँ पर उपराज्यपालों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और अन्य जैसे कि यूनियन टेरिटरीज हैं, लक्षद्वीप, फिर दादर नागर हवेली, दमन दीव, तो वहाँ पर जो है प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ दोस्तों कि जो उपराज्यपाल होते हैं उनको प्रशासक से थोड़ी सी जो है ज़्यादा पावर होती है, जो कि उपराज्यपाल जो है आप देखेंगे तो वहाँ पर मुख्यमंत्री भी होता है, जहाँ पर विधानसभा होती है, तो वहाँ पर जो है उनको पावर होती है कि चूँकि जो राष्ट्रपति के एज वो काम करते हैं, कौन, उपराज्यपाल यूनियन टेरिटरीज में जो है प्रशासन को संभालने के लिए उपराज्यपाल जो है कार्य करते हैं। तो वहाँ पर क्या होती है दोस्तों कि एक लोकतंत्र की जो व्यवस्था को चलाने के लिए दोनों को संयमित रूप में जो है पावर दी जाती है, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की। तो आप देखेंगे दोस्तों कि जो मुख्यमंत्री होता है दिल्ली में, तो उनको कुछ पावर होती है, क्योंकि वो एक लोकतंत्र के रूप में जो है जितनी भी जनता है उनका जो एक मुखिया होता है, तो मुख्यमंत्री, और उपराज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के एज आप देखेंगे तो वहाँ पर उनके अनुसार जो है प्रशासन को संचालित करने के लिए उपराज्यपाल होता है। तो यहाँ पर दोनों की जो पावर्स होती है वो टकराती रहती हैं, क्योंकि कौन उपराज्यपाल बड़ा है या दिल्ली में मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो विवाद उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है इस पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो दिल्ली सरकार है उसके क्या कार्य हैं और उपराज्यपाल के कार्य हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि उपराज्यपाल बड़ा है या फिर दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो क्या बड़ी है। ठीक है, और आप अगर स्पेशली रूप से कभी आपको डाउट आए तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, वहाँ पर भी उपराज्यपाल को नियुक्त किया गया है, जबकि वहाँ पर प्रशासक को नियुक्त नहीं किया गया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो अंडमान निकोबार द्वीप है वो एक ट्राइबल का इलाका है, यानी कि अनुसूचित जो जातियाँ होती हैं, काफ़ी जो पिछड़ी जातियाँ हैं वहाँ पर रहती हैं। तो उसके कारण जो है देखा जाए तो वो जो प्रशासक को नियुक्त इसलिए नहीं किया जाता है कि जो उपराज्यपाल होते हैं उनसे थोड़ी सी जो है ज़्यादा पावर होती है, ताकि वो जो अपने स्वविवेक के दौरान जो है वो कुछ निर्णय जो है अपने आधार पर ले सके। जो इलाके हैं दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अगर वहाँ पर जो है फैसले जो है तुरंत लेने की आवश्यकता है, तो इसलिए वहाँ पर उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों दिल्ली के बारे में और क्या तथ्य हैं कि उपराज्यपाल को विधानसभा के सत्र में न होने के दौरान राष्ट्रपति से अध्यादेश के निमित्त अनुदेश प्राप्ति के बाद अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अब दोस्तों उपराज्यपाल की जब हम बात कर ही रहे हैं तो उपराज्यपाल को ये अधिकार दिया गया है कि वहाँ पर जो है अगर जरूरत पड़ती है, वहाँ पर सही प्रकार से जो व्यवस्था नहीं चल रही होती, तो वहाँ पर वो अध्यादेश जो है जारी कर सकता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि राष्ट्रपति को 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राज्यों में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो उसी प्रकार प्रशासक यानी कि संघ राज्य क्षेत्र जितने भी हैं केंद्र शासित प्रदेश, उसमें प्रशासक को पावर है अध्यादेश जारी करने की, और जो दिल्ली और पुदुचेरी है वहां पर जो उपराज्यपाल को ये पावर है दोस्तों कि वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश क्या होता है दोस्तों, इस पर हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमें पता है। तो इस अनुच्छेद 239 क में ये शक्ति दी गई है दोस्तों कि जो प्रशासक होते हैं वो एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं विधानसभा के सत्र में न होने पर, परंतु विधानसभा भंग होने के दौरान अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की होगी। दोस्तों अगर दिल्ली की विधानसभा जो है भंग हो जाती है तो उस समय जो है वहां पर जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। अब यहाँ पर नोट है दोस्तों कि ज्ञातव्य हो कि 69वें जो संविधान संशोधन 1991 की हमने जो बात की गई है उसके तहत 1992 में दिल्ली में विधानसभा का गठन किया गया है। तो ये सन आप याद रख लीजिए दोस्तों कि 1992 में दिल्ली की विधानसभा का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट है आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल 240 इसमें कहा गया है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों उनके लिए जो है उनसे संबंधित जो कुछ विनियम अगर बनाना है तो उनसे संबंधित जो राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है वो क्या है। तो राष्ट्रपति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और दमन दीव, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम जो है बना सकेगा। ठीक है, इनसे संबंधित दोस्तों वो जो है विनियम बना सकता है वहाँ के शांति, प्रगति, सुशासन के लिए। परंतु राष्ट्रपति पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के प्रथम सत्र
जो है प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर पांडिचेरी में दोस्तों विधानसभा है, वहां पर जो है विधायिका कार्य कर रही है वहां के लिए, तो जैसे ही विधानमंडल का जो प्रथम अधिवेशन होगा, जब वो विधानमंडल जो है सत्र में आ जाएगा, तो उसकी तारीख से लेकर जो है फिर वहां पर राष्ट्रपति नियम नहीं बनाएंगे। कौन नियम बनाएगा दोस्तों? वहां पर फिर वहां पर विधानसभा जो है कार्य करने लगेगी पांडिचेरी में। ठीक है, तो ये भी इसमें जोड़ दिया गया है। इसके बाद है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अधिनियम का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद द्वारा अधिनियम का होता है। यानी कि जो ये विनियम बनाने की जो शक्ति दी गई है, अगर राष्ट्रपति कोई अधिनियम पारित कर देते हैं, जो आदेश दे देते हैं, तो वहां पर जो वही इसका जो प्रभाव होगा, जो एक संसद द्वारा पारित जो एक्ट होता है उसके जितना होता है प्रभाव, वो उतना ही इसी राष्ट्रपति के अधिनियम का भी होगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी के लिए 1963 में विधानसभा का, तो आपने देख लिया दोस्तों कि यहाँ पर 1992 में दिल्ली की विधानसभा का गठन हुआ है और 1963 में पुदुचेरी की विधानसभा का गठन हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आर्टिकल 241 की बात करते हैं 241 की। तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की बात जो है ये कहता है, तो संसद कानून द्वारा किसी संघ शासित प्रदेश के लिए जो है एक उच्च न्यायालय की जो है गठन कर सकती हैं। तो संसद जो है दोस्तों, इसको ये पावर दी गई है इस आर्टिकल 241 के तहत कि जो जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए एक जो है हाई कोर्ट का गठन वो कर सकती हैं, या किसी संघ शासित प्रदेश को किसी राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वो रख सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे दोस्तों कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अगर पास में निकट में कोई राज्य है, तो उन केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जितने भी न्याय संबंधी मामले आएंगे, तो वो उन्हीं के पास वाले जो राज्य का हाई कोर्ट है वहाँ उनको जो है क्षेत्राधिकार में सम्मिलित कर दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका न्याय क्षेत्र किस में आता है दोस्तों, तो जो पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट है वहीं जो है कलकत्ता हाई कोर्ट उसके क्षेत्राधिकार में आता है। तो इस प्रकार दोस्तों आसपास के जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो है राज्य की हाई कोर्ट में सम्मिलित कर दिया गया है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सिर्फ एक ही जो है केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट है जिसका सेल्फ का, तो वो है दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, उनका स्वयं का जो है एक हाई कोर्ट जो है गठन किया जा चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात आ गई कि एक हाई कोर्ट की हमने कर ली है, और अलग अलग राज्यों में भी हम उच्च न्यायालय संबंधित भी देख चुके हैं, उच्च न्यायालय की शक्तियां भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं दोस्तों कि संघीय क्षेत्रों के लिए सलाहकार कमेटियों की बात भी आती है कि भारत सरकार कार्यवाही आवंटन नियमावली 1961, तो ये भारत सरकार की एक नियमावली है 1961 में बनी थी दोस्तों। इसके अंतर्गत गृह मंत्रालय जो है वो संघीय क्षेत्रों के विधायन यानी कि कानून से संबंधित और वित्त यानी पैसे संबंधित बजट सेवाएं और उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रशासकों की नियुक्ति संबंधित सभी मामलों के लिए एक नोडल एजेंसी होगी। कौन? गृह मंत्रालय एक नोडल एजेंसी होगी दोस्तों। जितने भी संघीय क्षेत्र हैं वहां पर अगर कानून संबंधित बात आती है या फिर वित्त, बजट या फिर प्रशासकों की नियुक्ति संबंधित, तो वहां पर एक नोडल एजेंसी कौन होगी? गृह मंत्रालय होगा। ठीक है, अब सभी जो 5 संघीय क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर इसके बाद चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, जहां विधायिका नहीं है वहां पर गृह मंत्री सलाहकार समिति जो है तथा प्रशासक जो है सलाहकार समिति का फोरम है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे कि अगर दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है तो वहां पर जो है कानून निर्मित करने के लिए और सही ढंग से जो प्रशासन को संचालित करने के लिए उपराज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री भी जो है नियुक्त किए जाते हैं, चुने जाते हैं दोस्तों। तो वहां पर जो है कार्य अच्छे तरीके से हो सकते हैं, परंतु जहां पर विधायिका नहीं है और वहां पर सिर्फ प्रशासक जो है अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो वहां पर जो है दोस्तों प्रशासन को अच्छे तरीके से क्रियान्वित करने के लिए गृह मंत्री जो है सलाहकार कमेटी बनाई जाती है वहां पर, और एक जो है कमेटी बनाई जाती है प्रशासक सलाहकार समिति का जो है फोरम गठित किया जाता है ताकि वहां के जो कार्य हैं वो अच्छे तरीके से संचालित हो सके। अब जो गृह मंत्री सलाहकार कमेटी होती है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो जो गृह मंत्री होंगे वो करेंगे, और प्रशासक सलाहकार जो कमेटी बनेगी उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो प्रशासक करेंगे। समिति संघीय जो है क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दे जो सामान्य मुद्दों पर विचार करती हैं। ठीक है, तो सोशल और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है उससे संबंधित जो है इनको ये कमिटियां जो है देखती है। अब दोस्तों यहाँ पर नोट है वो आप याद रखिए कि अनुच्छेद 241 के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग कर संसद द्वारा
1996 में संघ राज्य दिल्ली के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मैंने बताया कि एकमात्र जो है यूनियन टेरिटरी है दोस्तों जिसका स्वयं का जो है हाई कोर्ट है वो दिल्ली है, और 1996 में जो है संसद द्वारा इसका एक हाई कोर्ट बनाया गया था। फिर इसके बाद नोट है दोस्तों कि वर्तमान में पुदुचेरी एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जहां आर्टिकल 239 क के तहत संसदीय विधि द्वारा सृजित विधानसभा और मंत्री परिषद हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप नोट ये डाउन करके रखिए दोस्तों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 239 क के तहत पुदुचेरी की विधानसभा और 239 क के तहत जो है दिल्ली की विधानसभा का गठन किया गया था। अब दोस्तों मेरा जो है वो क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा था कि अभी वर्तमान में कितने जो है यूनियन टेरिटरी हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जब 2019 में जम्मू कश्मीर को अलग कर जो है यूनियन टेरिटरी से जो है बनाया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी, तो वहाँ पर 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में सम्मिलित हुए। तब तो इनकी संख्या जो है 9 हो गई थी, परंतु उसी के बाद जो है दोस्तों केंद्र सरकार ने दमन दीव और दादर नागर हवेली को जो है एक एक्ट पारित करके जो है दोनों को सम्मिलित कर दिया गया, यानी कि जो दादर नागर हवेली और दमन दीव है दोस्तों वो दोनों मिलकर जो है एक जो है केंद्र शासित जो है प्रदेश बन गए। चूंकि वहाँ के जो इलाके जो हैं दोस्तों वो छोटे होते हैं और इसके लिए जो है 2 अलग अलग प्रशासकों की नियुक्ति भी न करनी पड़े, और वहाँ पर जो है जो वहाँ की कार्य है प्रशासन है वो अच्छी तरीके से संचालित हो सकें, इसीलिए केंद्र सरकार ने एक एक्ट पारित करके दोनों को दादर नागर हवेली और दमन दीव को सम्मिलित कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार दोस्तों अभी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत में हैं और टोटल 28 राज्य हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में भारत में मौजूद हैं। ठीक है, ये आप जो है फैक्ट याद रखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।